बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर, आज हम शिस्टोसोमियासिस को डिस्कस करेंगे और ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसके हमने डिफरेंट कंटेंट बनाए हैं। पहले कंटेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि शिस्टोसोमा के कौन कौन से स्पीशी ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि शिस्टोसोमा को बिल्हार्जियासिस क्यों कहते हैं। फिर हम इसके इंटरमीडिएट और डिफिनेटिव होस्ट को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग और फाइनली हम इसके लैब डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे और ये सब कुछ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे होगा। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि शिस्टोसोमा जो है ये एक फ्लूक है, यानी कि फ्लैट वर्म है और ये बिलोंग करता है ट्रेमाटोड से, ठीक है। और जो डिजीज़ शिस्टोसोमा काज करता है ह्यूमन बीइंग में, इस डिजीज़ को हम शिस्टोसोमियासिस या बिल्हार्जियासिस कहते हैं। मेडिकली 3 इंपॉर्टेंट स्पीशी ऐसी है जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकती है, शिस्टोसोमा मैंसोनी एंड शिस्टोसोमा जैपोनिकम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करती हैं, जबकि शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है। WHO के मुताबिक इसके अलावा भी 2 स्पीशी है जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करती है, लेकिन हमने इस प्रेजेंटेशन में उनको इंक्लूड नहीं किया। शिस्टोसोमा वाहिद ट्रेमाटोड है जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है, बल्कि इसके मेल और फीमेल वॉर्म्स जो है अलग अलग है, इसलिए इसको हम डाइशियस वॉर्म कहते हैं। लेकिन ये मेल और फीमेल जो अलग अलग है ये हमेशा पेयर्ड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। किस तरह, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये मेल वॉर्म है और ये फीमेल वॉर्म है। जो मेल वॉर्म है इसकी बॉडी ब्रॉडर होती है, छोटी होती है फीमेल से, और इसलिए ये एक ग्रूव बनाता है और इस ग्रूव को हम गाइनोकोफोरिक कैनाल कहते हैं। इस गाइनोकोफोरिक कैनाल में ये फीमेल को ट्रैप करता है या पकड़ लेता है, ठीक है। और इसकी जो मेल की जो बॉडी है ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होती है, यानी कि 2 में डिवाइड हुई होती है और इसके अंदर ये कैनाल बना होता है, और इसी वजह से ही इसको शिस्टोसोमा का नाम दिया गया है, क्योंकि ग्रीक में शिस्टो जो है वो स्प्लिट को कहते हैं और सोमा हमें पता है कि बॉडी को कहते हैं। तो इसकी बॉडी चूंकि स्प्लिट होती है टू मेकिंग दिस ग्रूव, तो इसलिए इसको शिस्टोसोमा का नाम दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हिस्टोरिकली इसको बिल्हार्जिया या बिल्हार्जियासिस भी कहा जाता था। वो इसलिए कि थियोडर बिल्हार्ज जो है ये एक साइंटिस्ट था और इसने पहली दफ़ा 1851 में जो वॉर्म है शिस्टोसोमा वॉर्म, इनको ऑब्जर्व किया था या देखा था मेजेंट्रिक वेन ऑफ एन इजिप्शियन इन कायरो, ठीक है। कायरो में एक इजिप्शियन मैन था या वुमेन था, जो भी था, उसके बॉडी के मेजेंट्रिक वेन में इसने पहली दफ़ा इन वॉर्म को डिटेक्ट किया था। अच्छा, जितने भी शिस्टोसोम है ये सारे जो है वीनस प्लक्सेस में रहते हैं। वीनस प्लक्सेस आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि ये ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कनेक्शंस ऑफ द डिफरेंट वेन्यूल्स या स्मॉल वेन्स होता है और उससे एक गुच्छा बनता है, उसको प्लक्स कहते हैं, तो हम उसको वीनस प्लक्स कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग के बॉडी में देयर आर डिफरेंट वीनस प्लक्सेस। तो चूंकि शिस्टोसोमा वॉर्म्स इन वीनस प्लक्सेस में रहते हैं, इसलिए इनको ब्लड फ्लू कहा जाता है, ठीक है। और डिफरेंट शिस्टोसोमा जो है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट वीनस प्लक्सेस में रहते हैं। जैसे शिस्टोसोमा मैंसोनी एडल्ट जो है वो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन्यूल में रहते हैं। ये वो वाले वेन है जो लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड फ्लो करता है, और जेपोनिकम जो है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्यूल के प्लक्सेस में रहता है, ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि जेपोनिकम जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन्यूल दोनों के प्लक्सेस में रहता है, ठीक है। बहरहाल ये भी पॉसिबल है। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो वेसिकल और पल्विक प्लक्सेस ऑफ वेन्यूल में रहता है, और ये वो प्लक्सेस ऑफ वेन्यूल्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के करीब होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से ब्लड ड्रॉ आउट करते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल जो है शिस्टोसोमा की स्पीशी को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होता है। एक ह्यूमन जो इसका डेफिनेटिव होस्ट है, यानी यहाँ पे जो वॉर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एडल्ट फॉर्म जो है वो भी ह्यूमन बीइंग में रहता है। स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, वहाँ पे लार्वी रहता है और वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो 3 शिस्टोसोमा के स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट स्नेल के स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं एज आ इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। और हम इसके लाइफ साइकिल को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। ह्यूमन बीइंग कैसे इन्फेक्ट होता है। ह्यूमन बीइंग इस तरह इन्फेक्ट होता है
कि जो सरकेरी फॉर्म ऑफ लार्वी है या जो सरकेरी लार्वी है जिसको फ्री स्विमिंग लार्वी कहते हैं, ये शिस्टोसोमा वॉर्म की लार्वल स्टेज का नाम है। तो ये फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग इस फ्रेश वाटर में जाता है और इस लार्वी के साथ कांटेक्ट में आता है तो दिस फ्री स्विमिंग लार्वी हैज़ द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करती हैं और ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ये टेल जो है ये डिटेच हो जाता है और शिस्टोसोमा कन्वर्ट हो जाता है या मेच्योर हो जाता है दूसरे स्टेज में, जिसको हम शिस्टोसोमियोला कहते हैं। ये शिस्टोसोमियोला जो है इट रीच टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और ब्लड स्ट्रीम्स में ये जाते जाते पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचता है और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये लिवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये शिस्टोसोमियोला, और जब ये लिवर में पहुंच जाते हैं तो लिवर में ये मेच्योर वॉर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं, या यू कैन से कि ये मेच्योर हो जाते हैं एडल्ट वॉर्म में। और हमें पता है कि एडल्ट वॉर्म मेल और फीमेल जो है वो पेयर्ड के फॉर्म में रहते हैं। तो ये लिवर में मेच्योर होने के बाद अगेंस्ट द पोर्टल सर्कुलेशन मूव करते हैं अपने एरिया तक, ठीक है। अपने एरिया से मुराद ये है कि अगर ये शिस्टोसोमा मेंसोनी या जेपोनिकम है तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन्यूल के प्लेक्सस तक चला जाता है, और अगर ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है तो ये वीनस और पल्विक प्लेक्सस के करीब में जाता है जो यूरिनरी ब्लैडर के करीब है, और वहाँ पे जो फीमेल वॉर्म है वो एग्स देती है, ठीक है। और एग्स जो है कुछ वहीं जो इसका प्राइमरी साइट है ह्यूमन बीइंग में, कुछ एग्स वहीं पे ही अटैच होती है और कुछ एग्स जो है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में आ जाती हैं, ठीक है। ये जो एग्स हैं शिस्टोसोमा के, ये एग्स जो है ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट करते हैं जो एंडोथेलियम ऑफ द वेसिकल्स हैं, और इसी तरह से ये करीबी जो ऑर्गन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे हेमाटोबियम के एग्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाते हैं, जो करीबी वीनस प्लेक्सस के वेसिकल्स हैं उनको पेनिट्रेट करते हैं, और जो जेपोनिकम और मेंसोनी के एग्स है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ल्यूमेन में पहुँच जाते हैं थ्रू पेनिट्रेशंस, ठीक है। और फिर ये यूरिन और स्टूल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एक्सक्रीट आउट होते हैं, और जब ये एक्सक्रीट होते हैं उस वक्त ये अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं, इनमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता। तो एम्ब्रियोनेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये फ्रेश वाटर में पहुंच जाए। तो अगर ये एग्स फ्रेश वाटर तक पहुंचते हैं तो फ्रेश वाटर में ये एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, और इनसे जो है मेरासीडिया निकलता है। मेरासीडिया जो है ये लार्वी है या लार्वल फॉर्म है शिस्टोसोमा का, और ये मेरासीडिया जो है ये पेनिट्रेट करता है टिश्यू ऑफ द स्नेल को जो इंटरमीडिएट होस्ट है शिस्टोसोमा का, ठीक है। इनसाइड द स्नेल जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस है प्राइमरी स्पोरोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पोरोसाइट, और सेकेंडरी स्पोरोसाइट्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सरकेरी में, और सरकेरी जो है वो स्नेल के बॉडी से बाहर आती है, और सरकेरी जो है वो फ्रेश वाटर में स्विमिंग करती है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल, और इस तलाश में रहती है कि ह्यूमन बीइंग आए और वो इसको पेनिट्रेट करके इन्फेक्ट कर दे और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दे। ये जो एग्स है ये डायग्नोस्टिक स्टेज है क्योंकि इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, और ये जो फ्री स्विमिंग सरकेरी है ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ये स्टेज जो है ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। पैथोजेनेसिस जो है, जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकती है, ये सारे प्रेजेंस ऑफ द एग्स की वजह से होती है। और दूसरा ये है कि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि ये एग्स जो है ये एंटीजन और प्रोटीओलिटिक एंजाइम सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेशन कॉज करती है एंडोथेलियम ऑफ द वेसिकल्स में। और दूसरा ये है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोवोक करती है। अच्छा, मैंने जिस तरह आपको कहा कि कुछ एग्स जो है वो लिवर में आ जाती है विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, और कुछ वॉल्स ऑफ द गट या वॉल ऑफ द ब्लैडर, डिपेंड करता है स्पीशी में, वहीं पे ही पेनिट्रेशन शुरू कर देती है। अच्छा, लिवर में जो एग है वो ग्रेनुलोमा कॉज करते हैं। ग्रेनुलोमा आपको पता होगा कि इन प्रोडक्ट है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। चूँकि शिस्टोसोमियासिस जो है ये क्रोनिक डिजीज़ है, तो ये जो स्टिमुलस है यानी जो एग्स जो है ये स्टिमुलस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो इसलिए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा देर के लिए होता है, जिसकी वजह से ग्रेनुलोमा डेवलप हो जाता है और फिब्रोसिस हो जाती है लिवर की। क्यों फिब्रोसिस होती है? क्योंकि लिवर के सेल्स इंजर्ड होते हैं
और वो बार बार रीजनरेशन और रिपेयरिंग की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ द एग। तो उसकी वजह से फिर टिश्यू क्या करता है कि फेब्रेटिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिप्लेस करता है पेरेन्काइमल टिश्यू को, जिसकी वजह से फिब्रोसिस ऑफ द लिवर या फिब्रोसिस ऑफ दैट ऑर्गन हो जाती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स फिर फिब्रोसिस की वजह से हेपेटोमेगेलो भी हो जाती है। हेपेटोमेगेली की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि जो पोर्टल ब्लड है, पोर्टल सर्कुलेशन है, वो ब्लड प्रॉपरली लिवर में नहीं आता, उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता, तो फिर पोर्टल सर्कुलेशन पोर्टल वेन पे जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और ग्रेनुलोमा आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन सेक्रेटेड बाय द एग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एग जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। हेपेटोसाइट्स यूजुअली नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए जो लिवर फंक्शन टेस्ट है एलएफटीज जो है यानी कि एएसटी और एपीटीटी जो है नॉर्मल होते हैं। अच्छा, शिस्टोसोमा मेंसोनी के एग जो है वो डैमेज करते हैं डिस्टल कोलोन के वाल को, ठीक है, जबकि जेपोनिकम जो है वो डैमेज करते हैं दोनों के वाल को, यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के वाल को। और डैमेज जो है वो डाइजेशन ऑफ द टिश्यू, जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स का इफेक्ट होता है जो एग से आता है, उसकी वजह से भी होता है। एंड ऑफ कोर्स होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो ग्रेनुलोमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी कॉज करता है, इसकी वजह से ग्रेनुलोमा हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो लिवर है या वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। जिस तरह हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एग ऑफ शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो ग्रेनुलोमा और फिब्रोसिस कॉज करता है कहाँ पे, इन द वॉल ऑफ द ब्लैडर, जिसकी वजह से कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर भी हो सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि जो लोड है, अगर लोड कम है यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एडल्ट फ्लूक्स नहीं है, तो इतने ज़्यादा एग्स नहीं होते, तो उस सिचुएशन में बॉडी एसिम्प्टोमेटिक रहती है। लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं और फॉर वेरी लॉन्ग टाइम जो है एडल्ट फ्लूक प्रेजेंट है, उसको अनट्रीटेड छोड़ा गया है, तो दिस कैन रिजल्ट इन सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। अच्छा, जो एक्यूट स्टेज है, एक्यूट स्टेज उसको कहते हैं जो फौरन शुरू होता है पेनिट्रेशन ऑफ द सर्केरी के बाद। इट कंसिस्ट ऑफ इचिंग एंड डर्माटाइटिस, सिर्फ इचिंग होती है और डर्माटाइटिस हो सकता है। 2 to 3 वीक ऑफ दिस एक्यूट स्टेज फीवर, चिल्स, डायरिया, लिम्फोडेनोपैथी और हेपेटोस्प्लिनोमेगेली भी हो सकता है, जिसको कटायामा फीवर कहते हैं। और ये यूजुअली मेंसोनी और जेपोनिकम के केस में होता है, हेमाटोबियम के केस में नहीं होता। इसिनोफीलिया भी हो सकता है, क्योंकि इसिनोफील जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस का रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट द वॉर्म। तो जब लार्वी जो है वो टिश्यू और ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसिनोफिल प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डर टू टैकल द लार्वी, तो उस कंडीशन में इसिनोफीलिया भी होता है। और ये स्टेजेस यूजुअली खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो क्रोनिक स्टेज है वो सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी कास करता है। जो मेंसोनी और जेपोनिकम का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेजेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशंस की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वाल्स में बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती है, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हेपेटोमेगेली हो जाती है, मेसोस्प्लिनोमेगेली, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, ब्लड लिवर में नहीं आता, तो ब्लड फिर स्प्लीन में जमा होता है, जिसकी वजह से मेसोस्प्लिनोमेगेली हो जाती है। और फिर ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है पेशेंट आगे डेथ की तरफ भी जा सकता है अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। और जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम के इन्फेक्शन है, वहाँ पे प्राइमरली हिमोचूरिया होता है, चूँकि जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है वहाँ से एग पेनिट्रेट होके आते हैं, तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है, और फिर इंजरी की वजह से ब्लड आता है जो हिमोचूरिया में रिज़ल्ट करता है। तो प्राइमरी कंप्लेंट तो हिमोचूरिया है, हिमोचूरिया के साथ साथ जाहिर है पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकती है, और उसके साथ साथ फीवर और दूसरे कंडीशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो इस कंडीशन को और कम्प्लेक्स करते हैं और जो है इसको सीवियर कर लेते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में प्राइमरली तो ये है कि हम एग्स को डिटेक्ट करेंगे या यूरिन में और या स्टूल में, डिपेंड करेगा उस पर स्पीशी पे, और या हम एंटीजन और एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड या यूरिन सैंपल में। बट इट कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस, क्योंकि ये यूजुअली जो है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन पॉजिटिव नहीं आते। शिस्टोसोमा मेंसोनी, जेपोनिकम और हेमाटोबियम्स के जो एग्स है वो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको कैसे नज़र आएंगे, ठीक है।
सबसे पहले तीनों के एग जो है येलो और ब्राउन इन कलर होते हैं। शिस्टोसोमा मेंसोनी का जो एग है, ठीक है, एलोंगेटेड होता है, ये आप देखें एलोंगेटेड है। प्रोमिनेंट लेटरल स्पाइन है, ये आप देखें लेटरल, लेटरल मीन्स एक साइड पे है, ठीक है। टर्मिनल, अगर ये टर्मिनल पे होता तो ये लेटरल एक साइड पे है, तो इस पे लेटरल एक स्पाइन होता है जो पोस्टीरियर एंड के करीब होता है। और दूसरा जो एंड है वो टेपर्ड एंड होता है। टेपर्ड का मतलब ये है कि जो ये थिकनेस होती है ये एंड की तरफ कम हो जाती है, तो इसलिए हम इसको टेपर्ड एंड कहते हैं, ठीक है। तो टेपर्ड एंड होता है और स्लाइटली कर्व होता है। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर और इंटीरियर है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए आप सिंपली इस तरह सीख लें कि भाई एक एंड जो है वो टेपर्ड होता है, दूसरा एंड जो है वो टेपर्ड नहीं होता, थिक एंड होता है, और इस एंड के करीब जो है एक लेटरल स्पाइन भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो शिस्टोसोमा जैपोनिकम के एग्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ है, ओवल इन शेप होता है, और उसमें भी लेटरल स्पाइन होता है, लेकिन इसका स्पाइन जो है ये नोब लाइक होता है, और ये यूजुअली जो शेल है इसके अंदर डिप्रेस हुआ होता है, ठीक है। जबकि शिस्टोसोमा हेमाटोबियम का एग जो है वो एलोंगेटेड होता है, और इसके एक टर्मिनल पे एक पोल पे या एक टर्मिनल पे स्पाइन होता है, इसलिए वो स्पाइन चूंकि बिल्कुल टर्मिनस पे होता है तो इसलिए हम इसे टर्मिनल स्पाइन कहते हैं, और दूसरे टर्मिनस पे कोई जो है स्पाइन नहीं होता, वो ओवल इन शेप होता है, ठीक है। इसी तरह ये तीनों एग्स जो है आप स्टूल और यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द स्पीशीज़, ठीक है। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो देन यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@hotmail.com। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे चैनल देखने का। फ़ी अमान अल्लाह।